हैं अपनी अगली वीडियो, जिसमें हम देखेंगे अपने आगे के क्वेश्चंस अपने उत्तराखंड एलटी साइंस के लिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मृदा जल प्रकार पौधे के लिए सबसे अधिक लाभकारी होता है। इसमें से हमसे पूछा है कौन सा जल प्रकार है जो पौधे के लिए सबसे अधिक लाभकारी होता है, या वो वाटर जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं बड़ी आसानी से, तो वो होता है हमारा कोशिका जल, जिसे हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर। अब ये कैपिलरी वाटर होता क्या है, मान लो ये एक हमारा क्या है, एक ग्राउंड है, सरफेस है, ठीक है, जिसमें हम मान लो सॉइल के पार्टिकल मैं बना देता हूँ कुछ, यह है सॉइल के पार्टिकल्स, ठीक है। और जब इनके चारों तरफ क्या होगा, पानी होगा। इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो इनके चारों तरफ क्या है, पानी है, सॉइल पार्टिकल है, इनके चारों तरफ क्या है, पानी मैंने बना दिया है। अब इसमें क्या है, इस सॉइल के चारों तरफ पूरे पानी से घिरे हुए हैं, ठीक है। या मैं बोलूँ ये जो सॉइल पार्टिकल है इनके चारों तरफ क्या है, पानी है, कोई भी गैप नहीं है इनके बीच में, ठीक है। या जो भी खाली जगह है वहाँ पे सब में क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब मैं जब भी कोई प्लांट यहाँ पर लगाऊंगा, मान लो ये मेरा एक प्लांट है, ये मैंने लगाया, तो जो उसकी रूट्स होंगी ना, या जो उसकी जड़ होंगी, तो उस जड़ के लिए ये जो पानी है ना, इन सॉयल पार्टिकल के आसपास या चारों तरफ, यही पानी सबसे ज़्यादा लाभकारी है, या इसी पानी को सबसे ज़्यादा ये प्लांट क्या है, एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। और इसी वाटर को मैं क्या बोलूँगा, कैपिलरी वाटर, जो ये सॉयल पार्टिकल के चारों तरफ मौजूद है मेरा ये पानी, ठीक है, जिसको प्लांट क्या है आसानी से एब्जॉर्ब कर पा रहा है, ठीक है। यही क्या होता है, कैपिलरी वाटर होता है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, आलू का जो कंद है वो रूपांतरित स्वरूप किसका होता है। मान लो ये हमारी सॉइल सरफेस है, आपको पता है आलू जो होता है ज़मीन के अंदर होता है। आलू कैसा होता है, ऐसा होता है दिखने में, ठीक है। और इस आलू को हम आलू ना कह के क्या बोलते हैं, ट्यूबर, TUBER, ट्यूबर। तो ये जो आलू का जो कंद है इसे कंद भी बोलते हैं या फिर ट्यूबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। किसका, स्टेम का, तने का मॉडिफिकेशन होता है। तो तने में जब मॉडिफिकेशन हो जाए, या मैं कहूँ तना जब अपने अंदर भोजन एकत्रित कर ले, या फिर जो स्टेम है वो मॉडिफिकेशन होके किसका काम करे, फूड स्टोरेज का, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेम का मॉडिफिकेशन किस में होना, ट्यूबर्स के रूप में होना। और ये किस में होता है, आलू में होता है, ठीक है। स्टेम मॉडिफाई होती है किस में, ट्यूबर में, ठीक है। और ये जो ट्यूबर है या जिसे हम आलू बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है या फिर स्टार्च होता है, और फिर अदर मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट या इसके अंदर हम जो कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट है या फिर स्टार्च है, ये क्या है, फूड सोर्स है, ठीक है। या इसके अंदर क्या हो गया, इस फॉर्म में फूड स्टोर हो गया है इस फॉर्म में। तो हमारा जो आलू का कंद है ये क्या होता है, तने का मॉडिफिकेशन होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ग्राफ्टिंग में पौधों का निचला जड़ सहित भाग कहलाता है। इसमें पूछा है, जैसे कि आपको ग्राफ्टिंग की टेक्निक पता होगी, तो ग्राफ्टिंग में एक होता है हमारा अपर पार्ट और दूसरा क्या होता है हमारा लोअर पार्ट, जो कि क्या होता है, ज़मीन में होता है, ठीक है। ये ज़मीन है, ज़मीन के नीचे इसकी रूट्स है। एक हमारा है ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं SCION, शियोन। और नीचे वाला पार्ट होता है हमारा STOCK, स्टॉक, ठीक है। ऊपर वाला होता है शियोन और नीचे वाला होता है हमारा स्टॉक पार्ट, जो कि हमारा जड़ होती हैं जिसमें, ठीक है। और शियोन होता है हमारा दूसरा पार्ट, जिसको हम किसी दूसरे पेड़ से काट के भी ला सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमसे यही पूछा गया है, ग्राफ्टिंग के मतलब जो ग्राफ्टिंग के दौरान जो पौधे का निचला नीचे वाला हिस्सा जो जड़ सहित होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्टॉक। और जो उसके ऊपर अलग से लगाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, शियोन, ठीक है। वो इसके शियोन जो है, शियोन को स्टॉक के ऊपर ऐसे लगाते हैं, फिक्स करते हैं, फिर इसके बाहर से न्यूट्रिटिव मीडियम डाल के और इसको
कपड़े से या पॉलीथीन से क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं, अच्छे से बांध देते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर जो भी हमको या जिस भी तरह को हमको फूल चाहिए होते हैं वो फूल आने लग जाते हैं इस प्लांट के लिए भी। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग टेक्निक। ठीक है, जिसमें हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है ये किसी दूसरे प्लांट का होता है और नीचे वाला पार्ट दूसरे प्लांट का होता है। ठीक है, और ये इसलिए सक्सेसफुल होता है क्योंकि इसमें जो वस्कुलर कैम्बियम है या फिर जो हमारे वेसल्स हैं जाइलम और फ्लोएम हैं वो एक साथ एक ही शेप के होते हैं। ठीक है, मान लो हमारा जो नीचे वाला प्लांट है उसमें हमारे वेसल्स क्या हैं, इस शेप के हैं, तो हमारा जो ऊपर वाला प्लांट होगा उसमें भी वेसल्स जो होने चाहिए इसी शेप के होने चाहिए, ताकि वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप कर जाएं और प्लांट में आसानी से वाटर या जो उनका फूड है या जो भी उनका न्यूट्रिएंट है उसका कंडक्शन आराम से होता रहे और प्लांट भी अच्छे से ग्रो करता रहे। ठीक है, तो ये होता है हमारा जो निचले वाला पार्ट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो पादप प्रजनन की सभी प्रक्रियाओं का आरंभिक बिंदु, तो जब भी हमारा पादप का प्रजनन करते हैं उसमें जो हमारा प्रारंभिक बिंदु होता है वो होता है किसी भी चीज़ का चयन करना। ठीक है, चयन या मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म। ठीक है, तो हमारा चयन वाला होता है, ये होता है इसका मुख्य या आरंभिक बिंदु होता है जिसमें हम करते हैं चयन करते हैं किसका, जर्म प्लाज्म का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है आधारीय बीज पैदा किया जाता है, मतलब जो हमारा आधारीय बीज है वो किससे पैदा किया जाता है, तो वो हमारा किया जाता है जनक बीज से पैदा किया जाता है। आधारिक बीज या हम इसे बोल सकते हैं प्रजनक बीज भी इसे बोलते हैं। ठीक है, प्रजनक बीज से ही हम आधारीय बीज पैदा करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्रेरित उत्परिवर्तनों का परिणाम नहीं है, मतलब इनमें से कौन सी फसल ऐसी है जो इंड्यूस्ड म्यूटेशन का परिणाम नहीं है, या फिर ऐसी फसल बताओ जिसमें हमने म्यूटेशन ना किया हो। तो इन ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो इसमें जो हमारा ये है अरहर की जो प्रभात है इसमें कोई भी म्यूटेशन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब ये हमारी इंड्यूस्ड म्यूटेशन के द्वारा उगाई गई फसल नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है नेचुरल सिलेक्शन द्वारा पादप विकास मादप समुदाय में होता है, मतलब प्राकृतिक वर्ण द्वारा पादप विकास मादक समुदाय में होता है। प्राकृतिक तरण का सिद्धांत मतलब नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी है, प्रतिपादित किया, तो जैसा कि हमको पता है जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है ये किसने दी है, डार्विन ने दी है। इन्होंने बोला है जो भी हमारी स्पीसीज है या एक जीनस है या कोई भी एक नई स्पीसीज है वो अपने आप को नेचर के अगर अनुसार ढालेगी तो ही वो उस एनवायरनमेंट में क्या रहेगी, जीवित रहेगी, या उसका क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। ठीक है, अगर वो अपने आप को नेचर के अनुसार नहीं ढाल पाएगी तो वो क्या हो जाएगी, मर जाएगी या फिर एक्सटेंट हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा स्वनिश्चयता सहायक होती है, जो जो हमारी स्वनिश्चयता होती है ये किस में सहायक होती है, तो ये होती है शुद्ध वंश प्रजाति विकास में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मृदा के किस सूक्ष्म जीव की संख्या अधिक होती है। इसमें बोला है मृदा का मतलब सॉयल में सबसे ज़्यादा कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, तो वो होते हैं हमारे बैक्टीरिया, सबसे ज़्यादा मिलते हैं किसमें, सॉयल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है नाइट्रोजन एक मुख्य पोषक तत्व है, क्योंकि जो प्लांट में पूछा गया है जो नाइट्रोजन है ये एक मुख्य पोषक तत्व है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है इसी से मिलके क्या बना होता है, प्रोटीन, या मैं कहूँ जो प्रोटीन है, प्रोटीन में अमाइनो एसिड है उसको बनने के लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है, या मैं कहूँ जो प्रोटीन का एक मेन कंपोनेंट है वो क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, इसीलिए नाइट्रोजन एक मुख्य पोषक तत्व होता है किसका, पौधे का। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा नर व मादा दोनों ही प्रकार के फूल धारण करने वाले पौधे को हम क्या कहते हैं। मान लो एक क्या है, एक प्लांट है
मान लो एक प्लांट है, इसमें क्या लगा है, एक फूल लगा है जिसमें क्या है, दोनों प्रकार के हैं। मान लो एक मेल प्लांट भी है और एक फीमेल पार्ट भी है, या मैं बोलूँ एक प्लांट है जिसमें मेल फ्लावर भी है और एक दूसरा फीमेल फ्लावर भी है, तो इस पौधे को हम क्या बोलेंगे, उभयलिंगी बोलते हैं, जिसमें नर व मादा दोनों ही प्रकार के फूल पाए जाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उभयलिंगी। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव को हम क्या बोलते हैं। मान लो एक पौधा है और यहाँ से आ रहा है प्रकाश सूरज की रोशनी के रूप में, और ये पौधा सूरज की तरफ जब झुकने लग जाए तो हम इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। मान लो फोटो का मतलब लाइट, लाइट जहाँ से आ रही है उसी तरफ को पौधे के झुकने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पौधे अपनी कार्बन की आवश्यकता पूर्ति करते हैं। मान लो पौधे जो हैं अपने कार्बन की आवश्यकता कहाँ से पूरी करते हैं, तो वो हमारे पूरी करते हैं जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है प्लांट CO2 क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में। अगला क्वेश्चन है पानी का स्थानांतरण निम्न में से किस ऊतक तंत्र के माध्यम से होता है। इसमें पूछा है वाटर का कंडक्शन पूछने की कोशिश ये कर रहा है, तो हमारे जाइलम होता है, जाइलम क्या करता है, वाटर का कंडक्शन कहाँ से, रूट से लेके पूरे प्लांट में। ठीक है, रूट से लेके पूरे प्लांट पार्ट में कौन ले जाता है पानी, जाइलम ले जाता है, पानी ले जाता है। ठीक है, और इसका फ्लो कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में ले जाता है जड़ से ऊपर की तरफ। ठीक है, बल्कि जो हमारा फ्लोएम होता है जिसमें हमारा क्या कंडक्शन होता है, फूड, जाइलम कंडक्ट करता है फूड का, उसका जो कंडक्शन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। मतलब जाइलम अगर अगर फ्लोएम जो है वो खाना जड़ से पत्तियों तक ले जा रहा है तो वो कभी पत्तियों से दूसरे हिस्से में भी प्लांट के ले जा सकता है। ठीक है, इसे बोलते हैं बाई डायरेक्शनल, मतलब दो डायरेक्शन में ले जा सकता है। लेकिन जो जाइलम है जिसमें पानी का कंडक्शन होता है वो सिर्फ रूट से प्लांट के किसी पार्ट में होता है या फिर एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फोटोसिंथेसिस में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। जनरली पूछना चाह रहा है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो सबसे ज़्यादा किस लाइट में होता है। तो जैसा कि हमको पता है हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो लाल लाइट में सबसे ज़्यादा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में अमाइनो अम्ल का सही अनुक्रम संचालित करने वाला mRNA है। इसमें पूछा है प्रोटीन के सिंथेसिस में जो अमाइनो एसिड का सही क्रम संचालित करता है तो वो करता है हमारा mRNA, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैसेंजर RNA। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पोरीफेरा में साधारण नाल प्रणाली कहलाती है। तो पोरीफेरा में जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप की या जो कॉमन कैनाल सिस्टम होती है वो होती है हमारी एस्कॉन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारी एस्कॉन होती है सबसे सिंपलेस्ट या सबसे कॉमन वाटर कैनाल सिस्टम इसमें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अमीबा में उंगली के समान जो कूट पादों को कहते हैं। अमीबा में जो उंगली के समान हमारे कूट पाद होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं लोबोपोडिया। ठीक है, सूडोपोडिया से वो खाना एकत्रित करते हैं, वो उनके लोकोमोशन में क्या आती है, काम आती है। लेकिन हमारे जो उंगली के समान कूट पादों को क्या बोलते हैं, लोबोपोडिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कौन सा अवशेषी अंग नहीं है, मतलब वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो पहले के मनुष्य में किसी काम आते थे लेकिन इस दौरान या आधुनिक मनुष्य में वो कोई भी काम के नहीं है, वो क्या है, यूजलेस है। ठीक है, तो हम जैसे कि जानते हैं जो हमारा कॉकिक्स है, टेलबोन है, ये किसी काम की नहीं है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी किसी काम की नहीं है, और जो बाल जो हैं ये भी जनरली हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, या फिर हमें थोड़ा हेल्प करते हैं किसमें, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को गर्म रखने में, या हमें प्रोटेक्शन देते हैं किसी बाहर के कटने से,
छिलने से, ठीक है। कभी कभार हमें ये भी हेल्पफुल देते हैं, लेकिन अगर हम अपने ऑप्शन को देखें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, जो क्या है, एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस जो है EPISTASIS, एपिस्टेसिस जो है ये एक प्रकार का अवशेषी अंग नहीं है, बल्कि ये अंग नहीं है, ये एक फिनोमेना होता है किसमें, जेनेटिक्स में, ठीक है। तो चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित रखने में प्रभावी है। तो वो हार्मोन जो रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित रखता है वो कौन सा होता है हमारा, वो होता है हमारा पैराथॉर्मोन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है। मान लो आपको कहीं चोट लग गई तो उसको भरने के लिए हमें जो विटामिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, विटामिन सी। यह हमारे घाव भरने में जो हमारी मदद करता है वो कौन करता है, विटामिन सी। क्यों करता है, क्योंकि ये बनाता है हमारी बॉडी में कोलेजन। कोलेजन नाम की एक प्रोटीन है, उसको बनाने में क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है। और ये विटामिन सी क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल होता है, ठीक है, मतलब जल में घुलनशील विटामिन होता है ये, विटामिन बी और विटामिन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बेलिनी की नलिका पाई जाती है। तो बेलिनी की नलिका पाई जाती है वृकक में, या मैं बोलूँ हमारी किडनी में। जब आपने नेफ्रॉन पढ़ा होगा तो नेफ्रॉन में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे जहाँ पे आपने नेफ्रॉन पढ़ा होगा और हेनले लूप पढ़ा होगा, पीसीटी डीसीटी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपने ये देखा होगा बेलिनी की नलिकाएं, तो ये पाई जाती हैं हमारी वृकक में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जंतु विज्ञान का जनक, मतलब जो हमारे जूलॉजी के फादर हैं वो किन्हें कहते हैं, वो बोलते हैं एरिस्टोटल को या अरस्तु को। अगला क्वेश्चन है किसी संघ के जंतु अधिकतम समुद्री होते हैं। तो जो हमारे जो इकाइनोडर्मेटा हैं इसके अधिकतम जो इसके जंतु हैं या अधिकतम जो इसके अंदर जो प्राणी आते हैं इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंदर, वो क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो होगा हमारा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। इसमें पूछा है एक डीएनए अणु जिसमें दोनों सूत्रों में रेडियो एक्टिव क्या है, थाइमिडीन है, उसे ऐसे माध्यम में द्विगुणन करने देते हैं जिसमें थाइमिडीन रेडियो एक्टिव नहीं है। 3 बार द्विगुणन करने के बाद ऐसे कितने डीएनए अणु होंगे जिनमें कुछ रेडियो एक्टिव थाइमिन होगा। कहने का मतलब है, ये पूछना चाह रहा है हमको, एक डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसमें क्या है, इसमें है हमारी रेडियो एक्टिव थाइमिन, आरटी लिख दिया मैंने, रेडियो एक्टिव थाइमिन। इसको हमने ग्रो कराया या इसका डुप्लीकेशन कराया ऐसे मीडियम में जहाँ पे सिर्फ नॉर्मल थाइमिन थी, ठीक है। अब पूछ रहा है आपने इसका क्या करा दिया, 3 बार करा दिया द्विगुणन, मतलब 3 बार क्या करा दिया, डुप्लीकेशन। तो इसमें कितने ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनमें क्या होगा, रेडियो एक्टिव थाइमिन होगा। तो जैसा कि आपको पता है, देखो हमारा जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो होता है सेमी कंजर्वेटिव, मतलब इसका जो बनेगा अलग से बन जाएगा एक, है ना, एक ये सेपरेट हो जाएगा और एक ये सेपरेट हो जाएगा। जब ये डबल होगा तो इसके साथ नॉर्मल थाइमीन कंबाइन होगी, क्योंकि हमारा जो न्यूट्रिटिव मीडियम है इसमें नॉर्मल थाइमीन है तो नॉर्मल थाइमीन ही जाएगी। और ये जब अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा तो इसके साथ भी नॉर्मल थाइमीन ही जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो मेन डीएनए है इसमें रेडियो एक्टिव थाइमीन कितने हैं, 2 हैं। और जो हमने इसको बनाने के लिए न्यूट्रिटिव मीडियम दिया है उसमें हमने क्या रखी है, नॉर्मल थाइमीन। तो चाहे तुम इसका 3 बार डुप्लीकेशन करा दो या चाहे 100 बार डुप्लीकेशन करा दो, रेडियो एक्टिव थाइमीन कितने में प्रेजेंट होगा, 2 ही डीएनए मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा, ठीक है। किस में प्रेजेंट होगा, 2 में ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि हमारा जो मेन है वो क्या है, आरटी रेडियो एक्टिव थाइमीन हमने जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उनमें दोनों में प्रेजेंट था और आगे कहीं से आ नहीं सकता है, क्योंकि हमने जो मीडियम दिया है उसमें सिर्फ नॉर्मल थाइमीन दिया है, ठीक है। तो जो लास्ट में क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप 3 डुप्लीकेशन करेंगे तो लास्ट में हमको 2 ही ऐसे डीएनए मिलेंगे जिसमें क्या होगा, रेडियो एक्टिव थाइमीन होगा। अगर आप यहाँ 3 की जगह इसको
कितनी बार भी कर देते तो यहाँ पर 2 ही बार हमको या 2 ही डीएनए मॉलिक्यूल में हमको रेडियो एक्टिव थायमीन देखने को मिलता। ठीक है, तो जो लास्ट में रेडियो एक्टिव थायमीन देखने को मिलेगा वो 2 में ही देखने को मिलेगा। 2 ही ऐसे डीएनए होंगे जिसमें रेडियो एक्टिव थायमीन देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे इस वीडियो के प्रश्न। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।